Hello everyone. This is class 9 history chapter 2 socialism in Europe and the Russian Revolution. So इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे. So basically ये जो चैप्टर है उसके डिविजन्स है. पहला डिवीजन है द एज ऑफ सोशल चेंज, सेकंड इज द रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड इज द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, फोर्थ व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, and the fifth is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. So ये चैप्टर्स के डिविजन्स हैं. इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में हम लोग द एज ऑफ सोशल चेंज को पढ़ेंगे. सो अब ये जो एज ऑफ सोशल चेंज है उसमें भी थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशंस यानी कि डिविजन्स है. इस वीडियो में हम लोग लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक है. सो आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ चेंज वाज नीडेड. तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था. अब उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इट वाज अ नीड कि चेंज आ जाना चाहिए. आइडिया आ गया था कि यार अब चेंज आना चाहिए. फ्रांस में चेंज आया तो अब यूरोप में भी चेंज आ जाना चाहिए, ऐसा नीड आ रहा था. देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु वांटेड द चेंज इन द डिफरेंट वे. अब ठीक है, चेंज आना था, दैट वाज नॉर्मल, चलो ठीक है आएगा चेंज. अब पर ऐसे अलग अलग लोग थे जिनको अलग अलग वेज में चेंजेस चाहिए थे. सम वांटेड द चेंज रैडिकली whereas some wanted change gradually. अब अलग अलग चाहिए सबको चेंज. एक को चाहिए कि एकदम रैडिकली आज रात को किया, आज रात को हम लोगों ने ये चेंजेस बनाए और कल सुबह तक बस आज रात को डिसाइड किया कि बस राजा की गद्दी हट जानी चाहिए, राजा हटाओ, बस आज रात को डिसाइड किया कल सुबह हट जाएगा वो और हमारा जो भी यूरोप है वो डेमोक्रेटिक बन जाएगा. किसी को ऐसा चाहिए. और एंड सम वांटेड चेंज ग्रेजुअली कि धीरे धीरे करेंगे हम लोग चेंज आराम से. अब सबको अलग अलग चाहिए था. सो देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स. तो अब ग्रुप्स बन गए थे. एक तो था हमारे लिबरल्स, फिर जिनको फास्ट चाहिए था वो थे रैडिकल्स. एक थे कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स वो थे जिनको चेंज ही नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए ही नहीं. तो हमें लिबरल्स को चेंज चाहिए, रैडिकल्स को चेंज चाहिए, पर कंजर्वेटिव्स को तो चेंज ही नहीं चाहिए. तो ये तो पूरा अलग ही ग्रुप हो गया. और रैडिकल्स को जो चेंज है वो रैडिकल एकदम फास्ट वाले रैडिकल्स होते हैं. मूविंग फर्दर, अब हम लोग पढ़ेंगे लिबरल्स के बारे में. सो वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स. अभी हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स को चेंज चाहिए था, वो चाहते थे कि चेंज हो सोसाइटी हमारी. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रीजन्स. अब ये जो लिबरल्स है उनको ऐसा नेशन चाहिए था जो सारे रीजन्स को फॉलो करे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, वो सारे के सारे रीजन्स को फॉलो करे, उनको ऐसा नेशन चाहिए था. Liberals opposed the uncontrolled power of the dynastic rulers. अब लिबरल अपोज करते थे कि यार सारा पावर्स तो सिर्फ राजा के पास है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, सबको इक्वली पावर्स बढ़ जाने चाहिए. लिबरल्स को ये अपोज था कि यार पूरा का पूरा पावर तो बस उस डायनेस्टिक रूलर्स यानी कि राजाओं के पास ही है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास पावर्स होने चाहिए. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. So what they want is, उनको ऐसा इंसान चाहिए था, मतलब ऐसा उनको अपना नेशन चाहिए था कि जहाँ पे गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हम जिनको इलेक्ट करें वो गवर्नमेंट हो, और उस गवर्नमेंट के पास एक वेल ट्रेंड जुडिशरी भी हो जो इंडिपेंडेंट हो ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, वो इंडिपेंडेंट हो, उनको ऐसा नेशन चाहिए था. दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब इन लोग को तो गवर्नमेंट चाहिए, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये लोग को डेमोक्रेसी चाहिए, ये लोग डेमोक्रेट्स है. बट नहीं, ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहिए था, उनको उसमें बिलीव नहीं था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ वोट की, राइट टू वोट की 18 ईयर्स से अगर आप अबव हो तो आप वोट कर सकते हो, वो होता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बट वो इसमें बिलीव नहीं करते थे. उन लोग का ये कहना था कि जो भी मैन है जिनके पास प्रॉपर्टी है, ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है
सिर्फ वही वोट करेंगे, वुमेन्स वोट नहीं करेगी। सो क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कि वाई वर लिबरल्स डू नॉट नोन एज डेमोक्रेट्स, उनको डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कहा जाता था? क्योंकि वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं बिलीव करते थे और उनका ये मानना था कि जो मेन के पास प्रॉपर्टी होगी ना वही वोट कर सकेंगे और वुमेन्स भी वोट नहीं कर सकेंगी और विदाउट प्रॉपर्टी वाले मेन्स भी वोट नहीं करेंगे, उन लोग का ये मानना था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिबरल्स। सो लिबरल्स को चेंज चाहिए था, उनको ऐसा नेशन चाहिए था जिसमें सारे रीजन्स हो और पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उनको एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी चाहिए था और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए था। डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं थी क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे और ये लोग सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं जिन मैन के पास प्रॉपर्टी है और वुमेन्स वोट नहीं कर सकती थी। जिन मैन के पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकते हैं, बाकी वुमेन्स वोट नहीं कर सकती है। अब आते हैं रैडिकल्स। So radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. Radicals ये चाहती थी कि हमारी जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना उसके ऊपर ये जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड हो, कि हम लोग जैसे हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी है, वो अगर कहे कि ये वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए तो यही हो, मतलब ऐसा मेजॉरिटी वाला कंट्री का पॉपुलेशन को मानना चाहिए, वैसा गवर्नमेंट चाहिए हमें। They oppose the privileges of the great landowners and the wealthy factory owners. उन लोगों को ये जो प्रिविलेजेस मिलते थे ना ग्रेट लैंड ओनर्स को, अब होता क्या था वहाँ पे कि जितना भी पैसा आता ना, जैसे कि एक फैक्ट्री चल रही है और वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी फैक्ट्री है, यानी कि उसका जो ओनर है वो एक इंडिविजुअल है, एक ही इंसान ओनर है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज जितना भी उसका प्रॉफिट होता है वो सारा लैंड ओनर को मिल जाता है, फैक्ट्री ओनर्स को मिलता है ना, क्योंकि उनकी फैक्ट्री है। तो वो लोग ऐसा कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपोज करते थे। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जो वर्कर्स है ना उनको बस कि अभी तुम्हारा काम है तुम करो, अब तुम चले जाओ, उनको ऐसे वेजेस मिलते थे और इतने अच्छे वेजेस भी नहीं मिलते थे, मतलब सैलरीज भी नहीं मिलती थी। तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा वो लोग ही ले जाते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्री ओनर्स और लैंड ओनर्स होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आई अपोज दिस। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, उन लोग को ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उन लोग को ऐसा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन जो भी वेजेस हो और जो भी उनके अंदर जो भी काम कर रहे हो उनको भी वेजेस मिलना चाहिए। दे वर लाइक दिस दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि जितना भी अमाउंट है, जितना भी पैसा मिले वो सिर्फ एक ही को मिले, मतलब इन हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी। वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि सबको प्रॉपर्टी इक्वल ही हो, सब लोग। वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि कोई पीछे रह जाए और बाकी के सारे सब लोग बड़े बड़े लोग आगे हो जाए, पैसे वाले लोग, सब लोग वो चाहते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। अब आते हैं कंजर्वेटिव्स। ये तो एकदम ही डिफरेंट, ये तो ऐसे थे कि भाई चेंज ही नहीं चाहिए, तुम दोनों तो चेंज वाले, और लिबरल्स और रैडिकल्स हम तो चेंज ही नहीं चाहिए हमें, ये लोग ऐसे इंसान थे। सो कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रैडिकल्स एंड लिबरल्स, क्योंकि लिबरल्स और रैडिकल्स दोनों को चेंज तो चाहिए और कंजर्वेटिव्स को चेंज नहीं चाहिए, तो वो अपोज करते थे उनको। इन द 18th सेंचुरी दे अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। तो 18th सेंचुरी में वो लोगों ने चेंज की आइडिया को अपोज कर दिया कि नहीं, चेंज लाना ही नहीं है, हम नहीं चाहते कि चेंज आए। दे वर लाइक दिस। By the 19th century they accepted that some change has to be brought. फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उनको समझ आया कि हाँ यार कोई चेंज तो आना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लाना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है चेंजेस आएंगे, बट उनको ऐसा था कि हम द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, सो द चेंज हैड टू बी ब्रॉट इन अ स्लो प्रोसेस। उनको ऐसा था कि हमारा जो पास्ट है आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको जो भी चेंज लाना है वो स्लो प्रोसेस, एकदम ही स्लो प्रोसेस में चेंज आनी चाहिए, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए। सो सच डिफरिंग आइडियाज ऑफ सोशल चेंज क्लैश। तो सबके इतने डिफरेंट, कोई रैडिकल एकदम फटाफट रैडिकली चेंज, कोई ग्रेजुअली चेंज, किसी को चेंज ही नहीं चाहिए, फिर कोई चेंज करने के लिए मान जाता है, ये वो। तो इतने में बहुत सारे ये जो आइडियाज़ है वो डिफ़र करते हुए क्लैश हो जाते हैं।
The various attempts at the French Revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and the potential of these political tendencies. So ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन थे वो हेल्प किस में किए थे? इन लोगों ने ये बता दिया था कि ये जो भी हमारे जो रूलर्स होते थे ना, उनकी भी कोई लिमिट्स होती थी कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे. उनकी लिमिट्स उनको समझ आ गई थी बाय द 19th सेंचुरी, और उनका पोटेंशियल समझ आ गया था. पॉलिटिकल टेंडेंसीज में उनका खुद का पोटेंशियल कितना है उनको वो समझ आ गया था. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ने ये हेल्प किया था जो भी रूलर्स हैं उनको ये समझाने में कि आपकी लिमिट्स क्या है और आपकी पॉलिटिकल टेंडेंसी में आपकी पोटेंशियल कितनी है. सो दिस वाज द ऑल अबाउट लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. सो ये हमारा द एज ऑफ सोशल चेंज का एक छोटा सा पार्ट था. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है द इंडस्ट्रियल चेंज, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे पूरा. So hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.